ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आप सब अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं विद योर कंसर्न क्लास सेक्शंस। क्लास हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था और हम लोग हम लोग दो थ्योरीज लगभग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की थ्योरीज की। तो हम लोगों ने अभी तक दो थ्योरीज कंप्लीट कर ली थी, विच इज नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच में हम लोगों ने बात करी थी, ये दोनों थ्योरीज नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये दोनों ही थ्योरीज डेविड ड्यूरेंट साहब ने दी थी। और इन दोनों ही अप्रोचेस में जो पहली वाली है नेट इनकम अप्रोच, उसमें वो नेट इनकम की बात करते हैं, जिसमें हम लोग देखते थे कि बैलेंस शीट के सारे आइटम्स कंसिडर किए जाते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में ऑपरेशन से रिलेटेड यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो इनकम होती है उसकी बात करी जाती है, या जिसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं हम लोग। और उसका डिस्कशन किया था हम लोगों ने। और उन्होंने बात करी थी जो हम लोग इन थ्योरीज को, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज को हम लोग दो पार्ट में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, थ्योरी ऑफ रेलेवेंस और थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस। तो थ्योरी ऑफ रेलेवेंस का मतलब होता है कि जहां पे फर्म की वैल्यू जो होती है उस पर कैपिटल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रेलेवेंस, जिसमें हम लोगों ने नेट इनकम अप्रोच की बात करी थी। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा जो हमारी फर्म की वैल्यू थी वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने नेट इनकम की बात करी थी। नेट ऑपरेटिंग इनकम में हमने देखा था कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर का हमारा फॉर्मेशन था, जिसमें हम लोग डेट्स और इक्विटीज की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग अजम्पशंस के हिसाब से अगर चलें तो सिर्फ हम लोग डेट्स और इक्विटीज को ही फंड रेजर मांगते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें फंड रेज करना है तो हमारे पास यही दो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर हम लोग अपना फंड रेज कर सकते हैं। और रिटेन्ड अर्निंग और जो जो भी और कैटेगरीज हैं उनको हम लोग एग्जामिशंस में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने यही बात करी थी कि जब ऑपरेटिंग इनकम की बात होती है तो हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं जब ऑपरेशंस की बात हो रही थी तो वो इररिलेवेंस थे, लेकिन उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने नेट इनकम अप्रोच की बात करी तो हम लोगों ने ये देखा कि कैपिटल स्ट्रक्चर में मतलब कहीं ना कहीं उनकी रेलेवेंसी दिख रही थी कि भाई आप डेट्स और इक्विटी के रेशियो में कोई चेंज अगर करते हो तो उसका इफेक्ट हमारी फर्म की वैल्यू पे पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने नेट ऑपरेटिंग इनकम की बात करी तब हम लोगों ने ये देखा कि भाई ये इररिलेवेंट है, यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम में हमने ये पाया कि हमारी जो फर्म की वैल्यू पे उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि कांस्टेंट डेट्स में हम डेट्स भी कांस्टेंट था और जो हमारी फर्म की वैल्यू भी कांस्टेंट थी। और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में हमने देखा कि जो जो भी हमारे पास फिर उसके बाद जब बचता है, क्योंकि हम लोग डेट्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली जो भी हमारे पास एंड में जितना भी हमारे प्रॉफिट्स का पार्ट बचता है वो सारा का सारा प्रॉफिट का पार्ट हमारे किसके लिए होता है, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है। ठीक, तो हम लोगों ने वहां पर देखा कि हमारा जो फर्म की जो कहा जाए कॉस्ट थी उस पे वो भी कांस्टेंट थी। कहीं ना कहीं कि हमारी जो फर्म की वैल्यू थी उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का बेनिफिट हो रहा था नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में। और अगर हम लोग नेट इनकम अप्रोच की बात करें तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि एक, क्योंकि ये रेलेवेंस थ्योरी था, इसमें था कि फर्क पड़ रहा है। तो इसमें आपने देखा होगा कि हमारी जो फर्म की कॉस्ट थी वो अपने आप थोड़ी सी नीचे आने लगती है, यानी एक सर्टेन टाइम के बाद वो धीरे धीरे नीचे आने लगती है। जब हम डेट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हैं, यानी हम अपने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ाते हैं, तो हमारी जो कॉस्ट होती है वो डिक्रीज होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। इसका भी हम लोगों ने ग्राफ देखा था पहले, सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने नेट जब इनकम अप्रोच पढ़ी थी। तो आज जो हम लोग बात करेंगे इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। नाम से उसके लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये पुरानी ओल्ड स्कूल अप्रोच की बात करी जा रही है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। और ये हम लोग फॉर्मूले वाला चार्ट देख लेते हैं, ये इसलिए बार बार दिखाते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर चीजें फटाफट से रिमेम्बर हो जाए।
कि भाई V क्या है, V इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म, S क्या है, हमारी जो शेयर्स है उनकी मार्केट वैल्यू, D इज डिबेंचर्स उनकी मार्केट वैल्यू। तो इन दोनों को ही हम लोग अभी सिर्फ कंसिडर करते हैं अपनी फर्म की वैल्यू में। और फिर हम उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि कैसे हम कॉस्ट निकालते हैं। तो कॉस्ट हम निकालते हैं ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, सॉरी ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी जब ये एक तरीके से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी हमारे पास हमें इंटरेस्ट और टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते हैं, उससे पहले हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है और इस प्रॉफिट को हम फर्म की वैल्यू से, यही तो हम लोग करते हैं ना कॉस्ट जानने के लिए, जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है और जो हमारी फर्म की वैल्यू है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है भाई हमें कितना कॉस्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात फॉर्मूले की। अब हम लोग आगे चलते हैं, पहुंचते हैं यहाँ पे। ये हमारी थर्ड अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल थ्योरी। और ये क्लास, ये चारों ही थ्योरीज कहीं ना कहीं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, नो डाउट। इनमें कुछ एजम्पशंस हैं, क्योंकि हम कोई भी जब थ्योरी का बेस बनाते हैं, थ्योरी में चेंजेस ना हो पाए, इसलिए हम उस थ्योरी को प्रोपाउंड करने के लिए एजम्पशंस का यूज करते हैं, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। जो थ्योरी है वो एजरा सोलोमन, यस मैम बेटा। सेकंड वाली मैम दोबारा रिपीट कर दीजिए, सेकंड थ्योरी। सेकेंड थ्योरी, ओके ओके, फिर से बता देते हैं, ठीक। हम लोगों ने पहली पढ़ी थी नेट इनकम अप्रोच, दूसरी पढ़ी थी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। यही वाली पूछ रहे हो ना, ऑपरेटिंग वाली पूछ रहे हो ना आप? यस मैम, यस मैम। ठीक। अच्छा, नेट इनकम अप्रोच वाली क्लियर है? नेट इनकम अप्रोच में अगर आपको ध्यान हो उसका ग्राफ में, ठीक है, तो उसके ग्राफ में हम कहीं ना कहीं जब हम डेट्स में हम क्या कर रहे थे, इन कहीं ना कहीं हम डेट्स में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, तो हमारे फर्म की जो कॉस्ट थी वो घट रही थी। ये नेट इनकम अप्रोच थी, और ये दोनों एक दूसरे की लगभग अपोजिट ही हैं। तो अगर हम नेट ऑपरेटिंग इनकम की बात कर रहे थे, तो नेट ऑपरेटिंग में हमें याद होगा कि हमने 1 लाख, हर जैसे हमने 3 लाख किया था, फिर 4 लाख किया था, फिर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था हम डेट्स में, ठीक है। यानी हम अपने डिबेंचर्स में एक कुछ सर्टेन अमाउंट कांस्टेंट तरीके से इन्वेस्ट करते जा रहे हैं अपने डिबेंचर्स में, ठीक है। और उसके जो कहीं ना कहीं हमारा जो कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है वो उतना ही है, हम एकदम से बढ़ा घटा नहीं रहे हैं, हमने उतना कांस्टेंट उसमें करते ही जा रहे हैं। उसके बाद तो भी, मैम हाँ, तो मैम जो नेट इनकम है मैम, वो तो कांस्टेंट रहेगी, तो मैम उसमें फर्म में कैसे कम ज्यादा हो जाएगा? नेट, ये नेट इनकम पूछ रहे हो आप, नेट ऑपरेटिंग इनकम पूछ रहे हो ना? यस मैम। नेट ऑपरेटिंग में देखो, नेट इनकम अप्रोच में हम क्या करते हैं कि सारी चीजें कंसिडर करते हैं, क्योंकि इनकम में जब भी हम बात करते हैं तो हम ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों तरह की चीजों को ले रहे हैं। लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम में हम क्या करते हैं, बाकी जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो जो हम उसमें भी तो पैसा लगा रहे हैं, हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम किसको कंसिडर कर रहे हैं? सिर्फ जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो हमारी कॉस्ट लग रही है, हम सिर्फ उसको कंसिडर करते हैं। क्लियर है? यानी हम ओके। उसके बाद की जो टैक्सेस हैं, जो चीजें हैं, हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इस वजह से क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम तक हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है ना वो कांस्टेंट हो जाती है। और कहीं ना कहीं जितना भी कुछ हमारा बचता है, क्योंकि हम उसमें बढ़ा नहीं रहे, हमने टैक्सेस जोड़े नहीं है, ये सब चीजें हम नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक। तो होता क्या है कि जितना भी कुछ बचता है वो ज्यादा किसका बढ़ेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का ज्यादा हो जाएगा। भाई अगर हम टैक्सेस को पार्ट नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? ऑपरेटिंग इनकम की बात कर रहे ऑपरेटिंग हैं ना। इनकम की। हाँ, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो बाकी सारी चीजें जो बचेंगी, जो हमें और लेस करने चाहिए थे, क्योंकि ये इन्होंने अपनी नेट ऑपरेटिंग अप्रोच को थ्योरी बनाने, मतलब इनको थ्योरी बनाने के लिए इन्होंने कांस्टेंट कर दिया। इन्होंने कहा भाई ये कांस्टेंट है और ये भी पार्ट कांस्टेंट है, तो उन्होंने टैक्सेस और रिस्क और इनको नहीं जोड़ा। तो सीधी सिंपल सी बात है कि धीरे धीरे करके जितना भी प्रॉफिट वाला पार्ट होगा वो किसके हिस्से में जाएगा? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। इसीलिए हमारी इस अप्रोच में, अपना माइक बंद करो बेटा।
प्लीज। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, इसमें जितना भी पार्ट बचता है, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, और हमारा क्योंकि जो डिबेंचर्स है वो उसमें भी कांस्टेंट, तो कहीं ना कहीं जो हमारा इक्विटीज का शेयर होता है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हम सिर्फ नेट ऑपरेटिंग इनकम की बात इसमें कर रहे होते हैं। क्लियर है? ओके ओके, क्लियर हो गया। ठीक है। अगर नहीं क्लियर हो तो हम वापस से पुरानी वाली स्लाइड में जा सकते हैं, और आपको वाला ग्राफ भी दिखा सकते हैं, इफ अगर अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ हो तो भी। हो गया मैम, हो गया हो गया। आ गया ना? ठीक है। और किसी को क्लास कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, क्योंकि बताइए ये थ्योरीज अगर अभी आप समझ लोगे, अगर आप मास्टर्स करोगे, यही सारी थ्योरीज हैं जो आपको आगे भी मिलेंगी, थोड़ा एडवांस लेवल पे चीजें मिलती हैं। ठीक, तो अगर बेस नहीं क्लियर होगा तो आगे प्रॉब्लम होगी ही होगी, है ना? तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच भी हमारी थ्योरी ऑफ रेलेवेंस में भी आती है, यानी यहाँ पर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट हमारी फर्म की वैल्यू पे पड़ रहा है, ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच पे। ट्रेडिशनल अप्रोच एजरा सोलोमन और फ्रेड वेस्टन ने दिया। आप एजरा सोलोमन के बहुत सारी डेफिनेशंस हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन्होंने काफी ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो इस अप्रोच को, ट्रेडिशनल अप्रोच को इंटरमीडिएट अप्रोच भी कहा जाता है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे क्यों ऐसा बोलते हैं। ठीक है। यस स्तुति। स्तुति, डू यू Yes, वांना ma'am. आस्क, डू यू वांना आस्क समथिंग स्तुति? No, ma'am. ओके, यू आर रेजिंग योर हैंड, दैट्स व्हाई पता आई। नहीं कैसे गलती से हो गया। ओके ओके फाइन, नो इश्यूज नो इश्यूज। ओके क्लास, अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई ये थ्योरी क्या कह रही है। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ट्रेडिशनल अप्रोच हैज 3 स्टेजेस। ठीक है, हम लोग इसका ग्राफ भी साथ में लेके चलते हैं। ठीक, तो इनके हिसाब से जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसका ग्राफ आप इस तरह देख रहे हो कि पहले हल्का सा नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है। कॉस्ट इक्विटी जो कहीं ना कहीं हमारी जो के ई है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, उसमें भी आप देख रहे होगे कि पहले वो पैरेलल जा रहा है, थोड़ा सा डाउन हो रहा है फिर सीधे ऊपर जा रहा है, और कॉस्ट वाले में भी यही हो रहा है कि पूरा नीचे जा रहा है, मतलब मिनिमाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक, तो इन्होंने इसमें 3 स्टेजेस की बात करी। सॉरी क्लास। तो आप देख रहे होगे 3 स्टेजेस को अगर हम लोग यहाँ से डिवाइड करें, एक स्टेज ये है, एक स्टेज ये है, और ये लास्ट वाली 3rd स्टेज है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्विटीज ऊपर जा रहा है, कॉस्ट हमारी नीचे आ रही है। ठीक है, और डेट्स में है हमारा कांस्टेंट डेट तो वैसे ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये डिबेंचर्स की लाइन है और ये कॉस्ट की लाइन है, ये लाइबिलिटीज की एक तरीके से लाइन है। ठीक है, फिर अगर हम लोग सेकंड पार्ट में आए तो सेकंड पार्ट में क्या हुआ है कि इक्विटीज हमारी ऊपर जाने लगी हैं, और जो हमारी कॉस्ट है वो काफी नीचे आ गई है। और फिर हम लोग अगर थर्ड पार्ट में जाएं तो हम देखेंगे कि हमारी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, और हमारी जो कॉस्ट ऑफ डेट है, ओवरऑल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और ये जो हमारी डेट्स वाली है, ठीक है, डेट्स में भी हमने काफी इंक्रीज कर लिया है, काफी बढ़ा लिया है, और हमारी जो वैल्यू बढ़ रही है वो यहाँ इक्विटीज के ऊपर जा रही है, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी ऊपर जा रही है। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे ये क्यों हो रहा है। तो ये 3 स्टेजेस हैं, ये इतना आप एक मान लीजिए, ये दूसरा, और ये लास्ट वाला तीसरा। ठीक है, ये 3 स्टेजेस हैं। अब हम लोग और क्लियरली समझ लेते हैं भाई ये 3 स्टेजेस में क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो ये हम लोग यहाँ आ जाते हैं, पहली स्टेज में ये कह रहे हैं in the first stage the value of the firm can be increased initially by using more debt as a debt is a cheaper source of fund। ये कह रहे हैं क्योंकि जो डेट्स होता है, डिवेंचर्स को हमेशा चीपर सोर्स ऑफ फंड बोला जाता है। चीपर सोर्स इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली हमें एक सर्टेन पॉइंट से हमें उतना ही इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग इक्विटीज की बात करें, इक्विटीज को रेज करने के लिए हमें भाई अपने प्रॉफिट का पार्ट देना पड़ता है, तो प्रॉफिट ज्यादा अर्न होता है तो हमें डिविडेंड्स भी ज्यादा शेयर करने पड़ते हैं।
तो पहले तो ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही हम डेट्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं वैसे ही हमारी फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है, पहली बात। ठीक, अब हम लोग ग्राफ में देखते हैं। ये बोल रहे हैं ना, जैसे ही हम डेट्स में इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हमारी फर्म की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में कह रहे हैं एट स्टेज 2 ओवरऑल कॉस्ट इज द लोएस्ट। ऑब्वियसली अब हम लोग सेकेंड स्टेज में जा रहे हैं तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है ये हम क्या देख रहे हैं, बिल्कुल नीचे आ गई है भाई, बहुत नीचे आ गई। तो हमने ये देखा कि हम डिबेंचर्स में, ये हम डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हम डिबेंचर्स में और करते जा रहे हैं, तो इनिशियल में हमारी फर्म की वैल्यू बढ़ रही है, और फिर हम देख रहे हैं सेकेंड स्टेज में ओवरऑल कॉस्ट हमारी बहुत कम हो गई है और हमारी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। ठीक, मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आ गई, क्योंकि हमने डिबेंचर्स में, ये हमने, अगर आपको याद हो जब हम लोगों ने नेट इनकम वाली पढ़ी थी तब हम लोगों ने उसमें भी यही देखा था कि अगर हम डिबेंचर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो हमारी जो फर्म की ओवरऑल कॉस्ट है वो बहुत नीचे आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज में है स्टेज 3, व्हेन द इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन नॉट बी ऑफसेट बाय एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट डेट। ठीक है, स्टेज 3 में हम क्या देख रहे हैं कि भाई हम कांस्टेंट तरीके से बढ़ाते ही जा रहे हैं डिबेंचर्स में, और अपना और इन्वेस्टमेंट हम और बढ़ाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हमेशा ये याद होना चाहिए कि डिबेंचर्स हमारे लिए क्या होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं। आपको उसमें एक इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। तो हम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर डिबेंचर्स में ही करते जा रहे हैं, जैसा हम लोगों ने नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में पढ़ा था, उसमें क्या हो गया था कि हम एक ही कांस्टेंट तरीके से डिबेंचर्स में इशू करते जा रहे हैं, तो यानी हम सिर्फ नेट इनकम की पूरी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो रहा है जो बचता है वो किसके पास चला जाता है, इक्विटीज के पास चला जाता है। तो यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स का पार्ट बढ़ता चला जा रहा है। फिर इसमें जो एक तीसरा पॉइंट है कि ओवरऑल कॉस्ट की अगर बात करी जानी है जा रही है, यानी जो हम इक्विटीज में पैसा लगा रहे हैं और जो हम डिबेंचर्स में पैसा लगा रहे हैं, दोनों की एक एवरेज, जो जिसको हम लोग बोलते हैं वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो हमारी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो हमारे दोनों इक्विटीज और डिबेंचर्स की ओवरऑल जो हमारी कॉस्टिंग है, वो पहले तो कम होती है। ठीक है, पहले हमारी कम हो रही है जब हम डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू कौन सी अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। लेकिन हम लोग एंड में देखेंगे कि हमने इतना ज्यादा डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया कि हमारी कम होते होते, यानी पहले तो कम होती है, फिर क्या होती है जब डिवेंचर्स में हम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ने लगती है। क्योंकि एक तरीके से हम चीपर सोर्स तो है, स्टार्टिंग में चीपर है, लेकिन एक लिमिट। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम के बीच की अप्रोच है, अगर हम लोग ध्यान दें। क्योंकि हम लोग नेट इनकम अप्रोच में हम लोगों ने बात करी थी, तो हमारी क्या हो रही थी, जो अगर आपको याद हो तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट थी कंपनी की, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की थी, वो क्या हो रही थी, कम हो जाती थी। ठीक है, डेट्स में हम इनिशियली अगर इन्वेस्ट करते थे। और अगर हम लोग नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की बात करें, ठीक है, जो थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस में आती है, उसमें बात करें तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम कांस्टेंट तरीके से अगर हमारे डेट्स में इन्वेस्टमेंट करते ही जा रहे हैं, तो हमने देखा था कि जितना भी बचता है वो किसका पार्ट हो जाता है, सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो जाता है। तो हमारी इक्विटीज हमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो हम ये देखते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम के मिडिल अप्रोच के बीच की अप्रोच है, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये दोनों बातें बोली जा रही है। इसमें वो ये भी बताना चाह रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में कि एक सर्टेन रेट से अगर हम डिवेंचर्स, क्योंकि चीपर सोर्स ऑफ फंड है, हम उसको एक्वायर करते हैं कि नो डाउट पहले हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती है। ठीक है, लेकिन एक सर्टेन टाइम बाद अगर हम लगातार उसी में इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं तो हमारे इक्विटीज का
रेशियो तो बढ़ जाता है, लेकिन हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, लास्ट में धीरे 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 ऊपर जाने लगा है, हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है वो हमारी इंक्रीज होने लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात करी जा रही है। फर्म की वैल्यू तो बढ़ रही है, क्योंकि फर्म की वैल्यू तो भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी कॉस्ट भी तो बढ़ रही है। अब जब हमारी कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारे लिए रिस्क नहीं बढ़ जाएगा, हमारा रिस्क भी बढ़ता जाएगा ना। तो ये यहाँ पर इस ग्राफ में बात करी गई है। आई होप आपको ये इंटरमीडिएट वाली अप्रोच क्लियर हुई होगी क्लास। किसी को और को कोई अगर डाउट है तो अभी हम फिर से बता सकते हैं। क्लियर हो गया। ओके, तो हम लोग अब इसके एजम्पशंस देख लेते हैं। यहाँ जैसे हम लोगों ने हर बार बात करी है, तो यहाँ पे एजरा सोलोमन और वेस्टर्न सामने कुछ एजम्पशंस भी रखे हुए हैं। पहला क्या है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट्स रिमेन कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड एंड देयर आफ्टर विद एन इंक्रीज इन लीवरेज इट इंक्रीजेस। पहली चीज उन्होंने ये बोली है ट्रेडिशनल अप्रोच में कि पहले जो हमारे डिबेंचर्स हैं उनपे जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन हम जैसे जैसे अपने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, यानी हम अपनी लीवरेज बढ़ाना शुरू कर देते हैं, अपनी जो कहा जाए कि लायबिलिटीज कहीं ना कहीं हमारी बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ठीक, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, हमारे उस इंटरेस्ट में भी इंक्रीज होने लगती है। पहला एग्जाम्पशन है इनका ये। ठीक है, दूसरा है द एक्सपेक्टेड रेट बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज ग्रेजुअली। यानी दोनों ही चीजों में इन्होंने कहीं ना कहीं पहले बोला है कि पहले कांस्टेंट रहते हैं, और पहली अप्रोच की तरीके कांस्टेंट रहते हैं, तभी वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ग्राफ में देखो, ठीक है, कांस्टेंट रहते हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो पहले नीचे आने शुरू हो गई हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि इक्विटीज के साथ भी यही होता है। पहले सेम यहीं पे अगर हम जाएंगे, इक्विटीज के साथ भी वही होता है कि जैसे पहले इक्विटीज नॉर्मल रेट से बढ़ रही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम डिवेंचर्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का पार्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पे दी हुई है, इंक्रीज होने पहले कांस्टेंट रहता है, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज होने लगता है ग्रेजुअली, जैसा हमारा इंटरेस्ट ज्यादा जाने लगता है वैसे। After that, the equity shareholders start perceiving a financial risk, and then from the optimal point and the expected rate increase speedily. ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने बात करी थी ना यहाँ पे कि भाई हम लोगों ने जैसे हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है और हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं हमारा रिस्क भी तो बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि हमारा फाइनेंशियल रिस्क भी, हमारी कॉस्ट वैल्यू बढ़ रही है लेकिन हमारी कॉस्ट भी तो ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो ये यही पॉइंट की यहाँ पर बात हुई है। फिर लास्ट इनका एग्जाम्पशंस है, एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट and expected rate of return, the weighted average cost of capital first decreases then increases. The lowest point of the curve is optimal capital structure. इन्होंने यहाँ पर एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करी। इन्होंने बोला कि जहां पर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, भाई ऑब्वियसली बात है, हम हमेशा वो पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर हमारी कॉस्ट सबसे ज्यादा कम लगे रही हो। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा कम है, फिर उसके बाद यहाँ से ये बढ़ना शुरू हो गई। तो ये जो पॉइंट है इन्होंने बोला ये हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी कॉस्ट मिनिमम है, हमारे डिबेंचर्स में भी एक सर्टेन रेट तक हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और हम देखेंगे कि हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स एकदम से नहीं बढ़ गई है, ग्रेजुअली थोड़ा इंक्रीज हो गई, तो वो भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल रहा है, हमारी डिबेंचर्स भी कांस्टेंट तरीके से हैं, उसमें भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, और हमारी जो कॉस्ट है ओवरऑल कॉस्ट वो मिनिमम है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन इस पॉइंट पे पहुंचना चाहती है, क्योंकि वो ये चाहती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट का पार्ट है वो कम से कम हो। ठीक है, और वो ज्यादा से ज्यादा और अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक,
तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि इनका, हाँ, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करी गई थी, तो ये एक तरीके से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, और देख रहे हो ना यहाँ सबसे लोएस्ट पॉइंट है, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, तो हम इंक्रीज करने ही क्यों दें, हम यहीं तक अपनी स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करें। जैसा हम लोगों ने नेट इनकम अप्रोच में बात करी थी कि जहां से हमारे कॉस्ट बढ़ने लगे हमें वहीं पे रुक जाना चाहिए। फाइन, तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली। अब इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप ये देख रहे हो, हम लोग यहाँ पर यही निकाल रहे हैं वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको के ओ से डिनोट करते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू। ये हम लोगों ने फॉर्मूले में पढ़ा था, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, ठीक है। तो परसेंटेज में निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो हमारी ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और जो हमारी फर्म की वैल्यू, तो बेसिकली हमें यहाँ पे फर्म की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमें ये चीजें दी हुई है, ईबीआईटी दी हुई है 1,50,000। तो ये आप देखोगे कि तीनों में हम, तीन केसेस हैं यहाँ पे, अभी का है, फिर केस 1, केस 2। बेसिकली होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन इनमें अपनी वैल्यूज पुट करके देखती है कि उनके लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, कौन सी थ्योरी ज्यादा बेनिफिशियल हो रही है, ठीक है, उस अप्रोच को लेके वो आगे बढ़ती है। तो पहले इन्होंने बात करी है इक्विटी फाइनेंस की, अगर इन्होंने बात करी है तो वो कितनी है, 16 रेट उसका है, 16% का है। इंट्रोडक्शन ऑफ डेट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹3 लाख एट 10% के हैं, और ये इंटरेस्ट रेट होता है। और ₹5 लाख जब इन्होंने डिबेंचर्स में किया है, उसका 12% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। और ये जो के ई होता है ना, ये डिविडेंड का पार्ट होता है कि कितने परसेंट से आपको डिविडेंड देना है, तो डिविडेंड का जो हमारा पार्ट है वो 16% का है। फाइन, प्रेजेंट में हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है डिबेंचर्स में। केस 1 में हम देख रहे हैं, तो इस तरीके से ये तीनों में आप देखोगे कि पहले में क्या होगा, जब डिबेंचर्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है डिबेंचर्स में, तो आपकी इक्विटीज की क्या वैल्यू आ रही है। जब आपने डिबेंचर्स में कुछ थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, जब आपने और ज्यादा किया है, तो आप क्या वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डिबेंचर्स 3 लाख के हैं, ये पहला वाला है 3 लाख, फिर उसके बाद हमने इंक्रीज किया 5 लाख, तो यहाँ पे 5 लाख का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 0 है, क्योंकि इसमें यहाँ कोई डिबेंचर्स की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 10% और यहाँ पे 12, ये 10% इंटरेस्ट रेट है और ये 12% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। फिर हमें ईबीआईटी कितनी दी गई है, ईबीआईटी दी है 1,50,000, यानी वो इतना सोच के चल रहे हैं कि हमारे पास कितना हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम तीनों केसेस में सेम लेते हैं, फिर उसमें से सबसे पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट, डिवेंचर होल्डर्स को देने दिया जाने वाला इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमें पता ही है, इसमें 10% का था, तो इसमें 30,000 हो गया, और इसमें 12% है ना, 12×5=60, तो यहाँ पे 60,000 हो गया, उसको हम लोगों ने लेस कर लिया, तो हम ना हमारा आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। टैक्स हम लोग कहीं ना कहीं एग्जाम्पशंस में टैक्स को निग्लेक्ट कर देते हैं, तो टैक्स का पार्ट नहीं लेके चलते हैं, यानी जितना भी डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट देने के बाद जितना भी बचता है, वो सारा का सारा हम ये मानते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होता है, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करके 16%, यहाँ पे 17% और यहाँ पे 20% ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे आप देखोगे तो यहाँ पर 100% की हम मान के चल रहे हैं, इक्विटी फाइनेंस है हमारा, तो ये इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। 16, 17 और 20 है, ये दिया हुआ है केस 1 17 और केस 20, और केस 1 में ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है 16%, ठीक है। यहाँ से हम ये वैल्यू ले लेंगे, उसके बाद वैल्यू हम इक्विटी निकालेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स जो हमारा आया है ये, ठीक है, 1,50,000, इसमें पूरा पूरा था, इसमें 120, उसमें 90, ठीक। और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम के ई से, जो हमारा 16% है, तो 16 हम लोग ऐसे रखेंगे, ईबीआईटी डिवाइड बाय 16 इंटू 100, तो ये हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। इसमें 16, इसमें 17 रखेंगे और इसमें 20 लेके चलेंगे, तो हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी कैलकुलेशन करने के बाद में। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम फर्म की टोटल वैल्यू की बात करते हैं, तो हम डिबेंचर्स और इक्विटीज को जोड़ लेते हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू S प्लस D,
या डिबेंचर्स और इक्विटीज, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों पार्ट को जोड़ लिया। अब क्योंकि इसमें डिबेंचर्स नहीं थे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई 9,37,500 और यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिबेंचर्स दिए हैं 3 लाख के, तो हम लोग यहाँ पे 7 में 3 ऐड कर लेंगे। सेम इसी में इसमें 5 लाख की दी हुई है तो हम इसमें 4 लाख में इसमें ये 5 लाख ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ऐड करने के बाद हमें वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है क्योंकि हमें ये जानना है कि कैसे एक सर्टेन टाइम तक हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो नीचे जाती है और नीचे जाने के बाद जब हम ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, किसमें, डिबेंचर्स में, जब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो फर्म की ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होने लगी है, ठीक। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कैसे के ओ कैसे निकालते हैं, EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू वी, वैल्यू में ये दोनों, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारी अगर हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा बिल्कुल भी डिबेंचर्स नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है कि आपकी वैल्यू 100% आपकी इक्विटीज वाला है, तो ये आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा जो ठीक है, वैल्यू आ जाएगी आपके कॉस्ट की। तो यहाँ पे 16.00 है। यहाँ पर आप देखोगे कि डिक्रीज हो रही है, यानी आपने जैसे ही डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे ही हमने अपना डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, मिनिमाइज होने लगी, रिड्यूस होने लगी। तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं हमारा क्या आया, 14.91% आया, ठीक है, 14.91% आया। तो ये क्या हुआ, घटने लगा, पहले 16 था फिर 14 आ गया, यानी घट गया अगर हमने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। फिर आप देखोगे जब आपने और ज्यादा आप बढ़ाने लगे हो तो क्या हो गया है, आपके जो ओवरऑल के ओ है यानी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी इंक्रीज हो गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे वो मिनिमम है, यानी 14.91 पे वो मिनिमम है या इसके आगे का भी अगर हम 3 है 4 का वाला पार्ट भी अगर हम लोग देख लें, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 3 लाख लिए हैं, 5 लाख लिए हैं, अगर बीच में हम लोग 4 लाख का भी ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पे मिनिमम है, 3 लाख पे मिनिमम है कि 4 लाख पे। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चला कि एक सर्टेन रेट से अगर हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो ओवरऑल जो हमारी कैपिटल की कॉस्ट होती है वो मिनिमाइज होती है, लेकिन अगर हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज होने लगती है। ओके क्लास, तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच थी। तो आप देख रहे हो क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच में कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम के बीच की चीजें शो हो रही हैं, तो इसीलिए इसको इंटरमीडिएट अप्रोच कहते हैं। थैंक यू क्लास। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर किसी ने अभी तक अटेंडेंस मेंशन नहीं करी है तो प्लीज मेंशन योर अटेंडेंस। ये यहाँ पर है, आर्या, शिवम, तरुण, अभिषेक, आयुष, स्वाति, हर्षित, वंशिका, अनुष्का, आकांक्षा, आयुषी, अलका, अनामिका, सिद्धार्थ, हर्ष, श्रेया, सुमित, शिवांगी, अभय, अनामिका, स्नेहा, सृष्टि, उत्कर्ष, यशी, ईशा, अदिति, सुशील, स्तुति। If there anyone else, you can mention your attendance. Okay, fine. I hope सबने अपनी attendance mention कर दिए. Okay. We wind up the class. Thank you, class. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.